नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 1857 का संग्राम, वी.स. वालिम्बे लिखित और विजय प्रभाकर द्वारा अनुवादित इस पुस्तक का अभिवाचन। किसी दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है कि होने की अनहोने और अनहोने की होनी हो जाती है। सब कुछ अजीब और अद्भुत दिखने लगता है। उस दिन विशेष का महत्व वाकई इतिहास में अजर अमर हो जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में 10 मई 1857 का दिन एक ऐसा ही दिन था जो हमेशा याद रहेगा। आज़ादी की लड़ाई का वह एक जोशीला दिन था। उस दिन के 24 घंटों में आज़ादी की पहली लड़ाई की बहादुरी का दर्शन हुआ। दिल्ली के पास मेरठ में उस दिन असंतोष की आग भड़क उठी। उस जन विद्रोह की आग ने गंगा जमुना के सारे इलाके को लपेट में ले लिया। मेरठ में जो घटित हुआ वह अचानक नहीं हुआ था। वर्ष 1857 की शुरुआत में ही आगरा और अवध के इलाकों में लोग चमत्कारिक बेचैनी महसूस कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस वर्ष का महत्व विशेष रहा। इस कंपनी की स्थापना सन 1600 में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआती दौर में कंपनी ने सूरत, कलकत्ता आदि बंदरगाहों में अपने माल गोदाम खोले। बादशाह जहांगीर की इजाज़त से कंपनी के आयात निर्यात कारोबार में जान आ गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का रौब धीरे धीरे खत्म होता गया। इससे कंपनी को अच्छा फायदा हुआ। उनको अपना कारोबार बढ़ाने में आसानी हुई। कंपनी ने अपना ठिकाना बंगाल में जमा लिया था। कलकत्ता अब कंपनी का प्रधान दफ्तर बन गया। 1757 ईस्वी में कलकत्ता के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। नवाब यह लड़ाई हार गया। कंपनी के हौसले बढ़ गए। कंपनी के आला कमान की लालसा बढ़ गई। केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान निगलने की महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। अगले 100 सालों के भीतर कंपनी ने साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 23 जून 1857 को विजय दिवस की शताब्दी मनाने की योजना तय हुई। अचानक उसी दिन आगरा और अवध में चपाती मुहिम शुरू हो गई। कंपनी के विभिन्न कचहरियों में डर का साया फैल गया। कंपनी ने भरसक प्रयास किए लेकिन मुहिम का राज खुल नहीं सका। चपाती मुहिम की अंदर की बात कंपनी समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह चपाती मुहिम कौन और क्यों चला रहा है? कंपनी के लोगों में कानाफूसी होने लगी। हिंदुस्तानी जनता में अंग्रेजी राज के खिलाफ असंतोष भड़क रहा था। मथुरा का कलेक्टर मार्क टॉर्नहिल बेफिक्र था। वह स्वयं को बहादुर अधिकारी समझता था। वह सबसे कहने लगा, चपाती मुहिम सभी जगहों पर फैल गई है। यह सब कौन कर रहा है, यह मैं खोज निकालूंगा। मैं इस मुहिम की जड़ उखाड़ फेंकूंगा। चपाती मुहिम जनवरी 1857 में शुरू हुई थी। अब मार्च गुजर चुका था। मथुरा की कचहरी में अब तक चपाती का दर्शन नहीं हुआ था। टॉर्नहिल खुश था। उसे लगा कि उसके साथियों को डराने वाला यह सिलसिला अब खत्म हो गया है। अचानक एक दिन कचहरी में हादसा हुआ। जो डर था वही हो गया। टॉर्नहिल के मेज पर हथेली के आकार की 4 चपातियां कतार से रखी हुई थी। यह नज़ारा देखकर टॉर्नहिल का पसीना छूट गया। उसने यह खबर तुरंत आगरा के कमिश्नर जॉर्ज हार्वे को पहुंचा दी। हार्वे ने जान लिया कि अब आगरा भी सुरक्षित नहीं रह गया। मथुरा की तरह अन्य जगहों से भी
यही समाचार प्राप्त होने लगे। यह देखकर टॉर्न हिल की तरह हार्वे भी चौंक गया। उसने समझ लिया कि इस मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब चुप रहना मुश्किल था। हार्वे ने सभी दिशाओं की ओर अपने आदमी भेज दिए। उनको मुहिम के सूत्रधार की तलाश का काम सौंपा गया। उसे विश्वास था कि इसका भेद जल्द ही खुल जाएगा, लेकिन उसके आदमी खाली हाथ लौट आए। हार्वे ने कलकत्ता के गवर्नर लॉर्ड कनिंग को खत लिखा। आजकल कचहरियां खोलते ही वहां किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखी 3-4 चपातियां नजर आती है। इस घटना की पूरी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लगता है कि ये चपातियां रातों रात 150-200 मील का फासला तय करती है। जगह जगह आदमी लगा दिए हैं। हमारे इलाके में इस चपाती मुहिम ने हो हल्ला मचा दिया है। कैनिंग भी उलझन में पड़ गया। आगरा दिल्ली से लेकर लखनऊ कानपुर तक इस मुहिम से खलबली मच गई। उसने महसूस किया कि इस मुहिम के पीछे चल रही साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। गवर्नर जनरल से आदेश मिलते ही जवाब तलबी शुरू हो गई। इस संदेह के घेरे में खुद बादशाह बहादुर शाह जफर भी आ गए। 82 वर्ष के बूढ़े बादशाह ने कानों पर हाथ रखे और बोले, यह बिल्कुल अजीब किस्सा है। मैंने जिंदगी में पहली बार यह सुना है। गवर्नर जनरल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चपाती के साथ अब लाल कमल का सिलसिला भी चल निकला। कमल का फूल देने वाला और लेने वाला दोनों ऊंचे सुर में कहने लगे, सब कुछ लाल हो जाएगा। इसका मतलब अब लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। न जाने अब कौन सी आफत आने वाली है। इस डर से कैनिंग के साथ कंपनी के आला अफसर भी परेशान हो गए। अचानक एक दिन चपाती का यह तूफान थम गया। फिर भी इस मुहिम की जांच जारी रही। मुहिम का खुलासा कोई नहीं कर सका। मुहिम की बात को लेकर अनेक किंवदंतियां फैली और चर्चाओं का दौर चलता रहा। किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इन चर्चाओं में कोई तालमेल नहीं था। किसी ने नाना साहब पेशवा का भी जिक्र किया। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब को उम्मीद थी कि उनके पिताजी की तरह उन्हें भी सालाना पेंशन मिलेगी, परंतु कंपनी सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन हो गए थे। अब राजाओं के सिर्फ जिस्मानी बच्चों को ही वारिस माना जाने का निर्णय हुआ था। अब दत्तक पुत्र को वारिस होने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी ने नाना साहब की अर्जी ठुकरा दी थी। नाना साहब ने अनेक अधिकारियों को दलीलें दी, लेकिन कंपनी ने अपना रुख नहीं बदला। नाना साहब ने आखिर अपने वकील अजीमुल्ला खां को लंदन भेजा। वहां से भी अजीमुल्ला को खाली हाथ लौटना पड़ा। कंपनी सरकार ने बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर गांव में लाकर रख दिया था। काम के निमित्त नाना साहब बार बार बिठूर जाते थे। उन्हें जब भी सुविधा होती वहां के दास बुआ के मठ हो जाते थे। एक दिन नाना साहब ने दास बुआ के सामने दिल की बात कही। बैरागी दास बुआ ने धुनी में हाथ डाला। धुनी से कुछ सेकी हुई चपातियां निकाली। मूर्ति पर चढ़ाए गए फूलों से कुछ कमल के फूल बटोरे और नाना साहब के हाथों में यह प्रसाद देते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, नाना साहब यह प्रसाद स्वीकार करें। इन चपातियों और फूलों को लेकर प्रस्थान करें। जहां तक आप इनको ले जाएंगे वह भूमि आपकी हो जाएगी। आपके भाग्य में राजयोग है।
दोस्तों, अभी आपने वी.स. वालिम्बे द्वारा लिखित और विजय प्रभाकर नगरकर द्वारा अनुवादित 1857 का संग्राम इस पुस्तक का अभिवाचन सुना। प्रस्तुतकर्ता थे आदिनाथ अन्नदाते।